friends, Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Welcome to my YouTube channel Dr. IP. Our today's topic is periodontal disease, and we are going to discuss about the prevalence of the periodontal disease, its association with the systemic diseases and its prevention. But before we start with the discussion, I have one request. Please like and share my videos, and those who are new and watching for the first time, please subscribe my channel. तो आज हम लोग बात करेंगे मसूड़ों की बीमारी, इसकी व्यापकता, अन्य बीमारियों से इसके संबंध और इसकी रोकथाम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मसूड़ों की बीमारी होती क्या है, यानी पेरियोडोंटल डिजीज़ होती क्या है। तो उसे समझने के लिए हमें दांतों और मसूड़ों की एक ग्रॉस एनाटॉमी को समझना होगा। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, दांत का ये एक मॉडल है और ये दांत का ऊपर का भाग जैसे क्राउन पोर्शन बोलते हैं और ये नीचे का भाग जो रूट पोर्शन बोलते हैं। तो हमारे जबड़े में हर एक दांत का अपना एक फिक्स पोजीशन होता है। जबड़े की हड्डी में इस तरीके से हर एक दांत का एक खाप बना होता है जिसे एल्वियोलर सॉकेट बोलते हैं, और इसी एल्वियोलर सॉकेट में हर एक दांत का अपना एक फिक्स पोजीशन होता है जहां ये अपने पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। और इस एल्वियोलर सॉकेट और इस दांत के जड़ को, रूट के पोर्शन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। मसूड़ों की बीमारी में पेरियोडोंटल डिजीज़ में इसी पेरियोडोंटल लिगामेंट का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का अटैचमेंट लॉस हो जाता है और उसके इर्द गिर्द जितना इसका सराउंडिंग बोन है उनका भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली दांत हिलकर जल्दी गिर जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 800 स्पीसीज़ ऑफ बैक्टीरिया हमारे मुंह में पाए जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं। तो ये माना जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, होस्ट रिस्पॉन्स और बिहेवियरल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग के इन सब के कंबाइंड इफ़ेक्ट के कारण मसूड़ों की बीमारी होती है, पेरियोडोंटल डिजीज़ होती है। वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें तो पेरियोडोंटल डिजीज़ आर प्रिवलेंट बोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। पुअर कंट्रीज़ की तो इसमें बात ही छोड़ दीजिए। और लगभग 20 to 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन आर अफेक्टेड बाय इट। तो देखा जाए तो ग्लोबल पॉपुलेशन में इसकी व्यापकता इसे एक सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू की कैटेगरी में लाकर खड़ा करता है। बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स और कॉजिंग फैक्टर्स के बारे में। तो देयर आर सेवरल रिस्क फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, पुअर ओरल हाइजीन, मेडिकेशंस, एज, हेरिडिटरी एंड स्ट्रेस। रोबस्ट एविडेंस ये शो करता है कि पेरियोडोंटल डिजीज़ के अन्य बीमारियों से भी, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस और एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स से भी संबंध है। ये देखा गया है कि पेरियोडोंटल डिजीज़ से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का खतरा 19% ज़्यादा बढ़ जाता है और यही खतरा 44% तक ज़्यादा बढ़ जाता है 65 और इससे ज़्यादा के उम्र वाले बुजुर्गों में। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो जिन पेशेंट्स में सीवियर फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़ होते हैं उनमें मोर्टेलिटी रिस्क 3.2 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू दोज इंडिविजुअल्स विद नो और माइल्ड पेरियोडोंटाइटिस। और यह भी पाया गया है कि पेरियोडोंटल थेरेपी से टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी इम्प्रूव होता है। नाउ वी कैन होप दैट ऑल द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स and other healthcare professionals will get familiar to the periosystemic link and associated risk factors
and they will refer the patients to the dentist for the periodontal care. ये चलते हैं अब डिस्कस करते हैं कॉजेज़ ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़ के बारे में। तो बहुत सारे कॉज हैं, इनको हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं मॉडिफिएबल एंड नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में। तो सबसे पहले मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, और नॉन मॉडिफिएबल जिनमें अपना कोई बस नहीं चलता। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है जैसे स्मोकिंग, पुअर ओरल हाइजीन, हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, मेडिकेशंस एंड स्ट्रेस। तो वन बाय वन हम लोग इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मोकिंग पर। तो स्मोकिंग पेरियोडोंटल डिजीज़ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजिंग फैक्टर है, और स्मोकिंग चाहे कैसी भी हो, सिगरेट की हो, सिगार की हो या बीड़ी, इन सभी का पेरियोडोंटल टिश्यूज़ पर सिमिलर इफेक्ट देखा जाता है। ये पाया गया है कि रिडक्शन इन द पेरियोडोंटल डिजीज़ रिस्क इज़ रिलेटेड टू द ड्रॉप इन द स्मोकिंग रेट्स। स्मोकर्स में 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं सीवियर फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़ डेवलप होने के नॉन स्मोकर्स की कंपैरिजन में। और स्मोकर्स में ये भी देखा गया है कि उनमें एल्वेओलर बोन लॉस ज़्यादा होती है, जिस कारण उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं। ये भी कि पेरियोडोंटल थेरेपी से स्मोकर्स में रिजल्ट्स भी पुअर आते हैं। ऐसे कई स्टडीज़ हुए हैं जिनमें पाया गया है कि स्मोकिंग से ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा में चेंजेस आते हैं और ये होस्ट रिस्पॉन्स को भी प्रभावित करता है। सिगरेट में पाया जाने वाला निकोटीन कुछ अन्य कारकों के साथ मिलकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेरियोडोंटल टिश्यूज़ के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करेंगे पुअर ओरल हाइजीन पर। तो पुअर ओरल हाइजीन का सीधा सीधा संबंध मसूड़ों की बीमारी से है, पेरियोडोंटल डिजीज़ से है। प्रॉपर ब्रशिंग ना कर पाना और ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के अन्य उपायों का सही से प्रयोग न कर पाने के कारण दांतों और मसूड़ों पर प्लाक बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो जिसके कारण मसूड़ों में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की शुरुआत होती है और इलाज ना होने से ये आगे चलकर सीवियर फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़ में डेवलप हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करेंगे हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल्स पर। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन से पहले और ड्यूरिंग ओव्यूलेशन उनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, जिस कारण उनमें कोलेजन फाइबर्स का रिपेयरिंग ब्लॉक हो जाता है और उनके ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, जिस कारण मसूड़ों में सूजन और स्वेलिंग आ जाती है। उसी प्रकार गर्भवती महिलाओं में अक्सर उनके मसूड़ों में बदलाव, जिंजिवाइटिस और कभी कभी तो लोकलाइज्ड जिंजाइवल ग्रोथ भी देखने को मिलता है, जो डिलीवरी के बाद स्पॉन्टेनियसली कुछ महीनों में अपने आप गायब हो जाते हैं, वो भी बिना किसी परमानेंट क्षति पहुंचाए बिना। उसी प्रकार मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण बोन डेंसिटी कम हो जाती है और उनमें बोन लॉस होने लगता है, एल्वियोलर बोन लॉस होने लगता है, जिसके कारण उनके दांत जल्दी हिलकर गिरने लगते हैं। अब बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस पर। तो डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मसूड़ों की बीमारी की शुरुआत और उसके प्रोग्रेशन में। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और इस कारण अटैचमेंट लॉस होने के कारण दांत गिरने लगते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी के एक जॉइंट वर्कशॉप में ये एक रिपोर्ट में पाया गया कि सिवियरिटी ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़ और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के बीच में डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है। मतलब मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जितना ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़ उतना ही ज़्यादा डायबिटीज़ के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस की सीवियरिटी होगी।
and the periodontal therapy has been found to be as beneficial as giving anti-diabetic medications to the diabetic patients. Now come to medications. तो कुछ दवाओं के कारण मुंह में लार का बनना कम हो जाता है, जिस कारण नेचुरल क्लिनजिंग ना हो पाने के कारण उनमें मसूड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे ही कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो डिप्रेशन के मरीजों में दिया जाता है, एट्रोपिन, एंटीहिस्टामिनिक्स यानी कि एंटी एलर्जिक, और बीटा ब्लॉकर्स जो ब्लड प्रेशर के मरीजों में दिया जाता है। तो इन दवाओं के कारण मुंह में सलाइवरी फ्लो मिनिमाइज हो जाती है, जिसके कारण मुंह ड्राई हो जाते हैं। Some drugs like phenytoin, cyclosporin and nifedipine can induce the abnormal growth of the gingival tissues, which frequently complicates the appropriate removal of the dental plaque underneath the enlarged mass and thus further aggravates the existence of the periodontal disease. Similarly, stress reduces the salivary flow and salivary flow कम हो जाने के कारण उसका मसूड़ों पर क्या असर पड़ता है, इसका भी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स पर और प्रिवेंशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।